हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट 1963 के आगे के एमसीक्यूज देख रहे हैं। ये लिमिटेशन एक्ट का लास्ट वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। When a new plaintiff or defendant is added or substitute in the suit, from when it is the suit deemed to have been instituted for him। इसमें पूछा गया है कि अगर कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को जोड़ा जाए, मतलब पहले ही ऑलरेडी सूट चल रहा है और उसी दौरान क्या हो रहा है कि नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को जोड़ा है या सब्सटीट्यूट किया गया है, तो फिर उनके रिस्पेक्ट में वो सूट फाइल कब से माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो फ्रॉम द डेट ही वॉज मेड अ पार्टी, मतलब जब उसको पार्टी बनाया है ना तभी उसके केस में माना जाएगा कि मतलब सूट मान लीजिए 1 महीने पहले से चल रहा था और फिर बाद में लगता है कि इसमें नया प्लेंटिफ आना चाहिए या नया डिफेंडेंट को भी जोड़ा जाना चाहिए था, इसको नहीं जोड़ा, रह गया ये। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब उसको 1 महीने बाद जोड़ा तो उसके लिए सूट कब से माना जाएगा, जिस दिन उसको जोड़ा गया, जिस दिन उसको पार्टी बनाया गया। ठीक है, तो उस दिन से उसके केस में सूट, फिर अगर ऐसे में टाइम बार्ड हो जाता है वो, तो फिर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 21 इस बारे में बोलता है कि यदि जो केस है उसको दाखिल होने के बाद कोई नया वादी या प्रतिवादी जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसके लिए मुकदमा उसी दिन से प्रारंभ माना जाएगा जिस दिन उसे पक्षकार बनाया। लेकिन यदि कोर्ट ये मानती है कि किसी पक्षकार को शामिल करने में किसी मतलब गुड फेथ में अगर कोई बोनाफाइडली कोई देरी हो गई है ना, अगर मान लीजिए कि कोई बोनाफाइड रीजन था जिसकी वजह से वो उसका पार्टी नहीं बन पाया है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या डायरेक्ट कर सकती है कि जिस दिन से सूट फाइल किया गया था ना उसी दिन से उसको भी पार्टी माना जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्सिक्वेंट डेट जो बाद में जब जोड़ा गया है वो डेट नहीं ली जाएगी। यहाँ कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि बोनाफाइडली या गुड फेथ जो है उसमें ये मिस्टेक हुई थी, इस वजह से ये जोड़ा नहीं है। तो ये सेक्शन 21 इसके बारे में मेंशन करता है। नेक्स्ट है When does the limitation period begin in case of continuing breach of contract or continuing tort? मतलब जहाँ लगातार ब्रीच हो रहा है ना, मान लीजिए डेली रोज एक ब्रीच का कोई कारण बन रहा है ना, तो वहां पे क्या लगातार ब्रीच ब्रीच हो रहा है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा जो कुछ उल्लंघन हो रहा है ना, सतत जो हो रहा है टॉर्ट की स्थिति है, तो वहां पे कब शुरू होगी, तो यहाँ पे जब प्रत्येक क्षण जब तक उल्लंघन या उत्पीड़न जारी रहता है, मतलब जैसे आज हुआ तो आज हुआ, फिर कल अगले दिन फिर उसमें कोई वायलेशन हुआ, कोई उल्लंघन हुआ, तो अगले दिन से फिर नया लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, हर एक नए पे हर एक नया लिमिटेशन मतलब स्टार्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 22 इसके बारे में मेंशन करता है। यदि किसी अनुबंध के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या किसी जो टॉर्ट की स्थिति लगातार बनी रहती है, तो हर उस क्षण पर एक नई सीमा अवधि शुरू होती है जब तक कि उल्लंघन या टॉर्ट जो है जारी रहता है। नेक्स्ट है From when does the limitation period begin in suit for compensation for an act that is not actionable without special damage? तो इसमें पूछा गया है कि अगर कोई स्पेशल डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल डैमेज की बात की जाती है, तो यहाँ पूछा गया है कि अगर कोई स्पेसिफिक इंजरी नहीं होती तो तब तक कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा, तो तब तक कंपनसेशन के लिए सूट भी फाइल नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि अगर ऐसा केस है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन तब तक अराइज नहीं होगा जब तक स्पेशल इंजरी नहीं होगी, तो उसके लिए मतलब कार्रवाई कब की जाएगी, तो कब की जाएगी, फ्रॉम द डेट व्हेन स्पेशल डैमेजेस ऑकर्स, मतलब स्पेशल डैमेज हुआ तभी तो आप उसके लिए सूट फाइल कर सकते हो। तो सेक्शन 23 इसके बारे में बोलता है कि जो सूट है वो फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, मतलब जब तक स्पेशल डैमेज नहीं होगा तब तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, सूट है ना, तो विशेष शक्ति होनी चाहिए। तो सेक्शन 23, यदि कोई कार्य अपने आप में कार्रवाई योग्य नहीं है तब जब तक कि कोई विशेष हानि न हो, है ना, तो सीमांकन की अवधि या परिसीमा की अवधि या लिमिटेशन की अवधि उस समय से शुरू होगी जब वास्तविक हानि हुई हो। तो सेक्शन 23 में बोला गया। अब अकॉर्डिंग टू विच कैलेंडर आर द इंस्ट्रूमेंट्स डीम्ड टू बी मेड अंडर द लिमिटेशन एक्ट, जो लिमिटेशन एक्ट है वहां पे मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के जो आप डेट यहाँ पे वो किया जाएगा कंप्यूटिंग करने में जो मेंशन किया गया, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। सेक्शन 24 इसके बारे में बोलता है कि सभी दस्तावेजों की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मानी जाएगी। नेक्स्ट है
What right can a person claim if he has peaceably and openly enjoyed an easement for 20 years? अगर वो कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 20 साल तक बिना किसी डिस्टरबेंस के ओपनली खुले तौर पर जो पोजीशन पर रहा है उसका उपयोग कर रहा है, तो वो किस अधिकार का, किस राइट का दावा करेगा, वो क्या क्लेम करेगा? 20 साल तक अगर वो बिना डिस्टर्ब किए वो यूज कर रहा है उसे, तो वो क्या करेगा? वो एब्सोल्यूट एंड इनडिफिसिबल, पूर्ण और अविचल अधिकार के लिए दावा कर सकता है। मतलब सेक्शन 25 इसके बारे में बोलता है कि यदि कोई बिना किसी बाधा के 20 वर्षों तक किसी संपत्ति पे अधिकारों का प्रयोग करता है, तो उसे उस संपत्ति पर एक पूर्ण और एक अविचल अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ प्रॉपर्टी in question belongs to the government, what is the minimum period required for acquiring easement right? तो अभी हमने देखा था कि 20 साल का जो सेक्शन 25 मेंशन करता है कि 20 साल की तक प्रॉपर्टी को बिना डिस्टरबेंस के, बिना है ना बाधा के अगर यूज कर रहे हैं तो आपको एब्सोल्यूट राइट मिलता है। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में 30 साल की यहाँ पे वो दी गई है रिक्वायरमेंट की। 30 साल तक अगर वो बिना किसी डिस्टरबेंस के अगर उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो उस पर फिर वो एब्सोल्यूट राइट मिल जाएगा। तो ये सेक्शन 25 में ही मेंशन किया है, क्लॉज 3 में, मतलब सब सेक्शन 3 में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, what happens to a person right to property after the expiry of the limitation period for filing a suit? अब जो टाइमिंग लिमिटेशन पीरियड दिया जाता है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, मान लीजिए कोई लिमिटेशन पीरियड है कि आपको 3 साल में उसको रिकवर करना ही है, अब सूट फाइल नहीं किया तो क्या होगा? तो वो जो राइट है ना वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, अब आप उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब तो यहाँ सेक्शन 27 ये मेंशन करता है कि वो राइट जो है ये समाप्त हो जाता है, इट इज एक्सटिंग्विश्ड। तो यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा अवधि के भीतर संपत्ति का दावा नहीं करता है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, व्हेन इज अ सूट डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूट फॉर अ न्यूली एडेड प्लेंटी फॉर डिफेंडेड। तो पूछा गया है कि अगर कोई नया वादी या प्रतिवादी जोड़ा गया तो उसके लिए कब से सूट फाइल माना जाएगा? तो जब वो न्यू पार्टी बनाया गया है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेक्शन 21 में कि जब उसको नया पार्टी बनाया गया है उसी दिन से उसके लिए माना जाएगा कि उसने सूट फाइल किया है। लेकिन अगर कोर्ट डायरेक्ट करती है कि अगर गुड फेथ में ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, कि ऐसी कोई जो मिस्टेक थी वो गुड फेथ में हुई है, तो फिर यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट कर देगी कि जिस दिन से सूट फाइल हुआ है उसी दिन से वो इसका पक्षकार माना जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 22 व्हाट हैपन इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 22 में यही बोला था कि अगर कंटिन्यू है तो हर एक दिन लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा फ्रेश एवरी मोमेंट ऑफ द कंटिन्यूएंस, है ना। तो जब से वो कंटिन्यू है तब से नया मोमेंट चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट स्टेट्स दैट द एक्ट डज नॉट अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब सेविंग क्लॉज दिया गया है, जो सेविंग क्लॉज है वो सेक्शन 29 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि ये जो एक्ट है ना उस ये इफेक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 25 पर इस एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके बारे में बोला है। तो ये मेंशन किया गया सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इसके बारे में बोला है। और सेविंग क्लॉज में और भी मैटर दिए गए जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ के अंतर्गत अगर कोई प्रोविजन दिए गए तो फिर वहां पर ये लागू नहीं होंगे, वो प्रिवेल करेंगे। ठीक है, फिर ऐसा है कि अगर जिस जिस जगह पर ईजमेंट एक्ट लागू होता है तो वहां पर सेक्शन 25-26 लागू नहीं होगा। और जो मैरिज है, डाइवोर्स है, तो उसके लिए जो भी प्रोसीड होंगे इस लॉ के तहत, मतलब जो ये प्रिस्क्राइब टाइम दिया है इसके हिसाब से नहीं, जो उसके जो पर्सनल लॉ जो है उसमें जो टाइम पीरियड दे रखा है वही फोर्स में होगा। तो ये सेविंग क्लॉज में 3-4 पॉइंट्स दिए गए जो सेक्शन 29 में बताया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर सूट्स अफेक्टेड बाय शॉर्टर लिमिटेशन अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट एज पर द सेक्शन 30। तो इसमें पूछा है कि अगर सेक्शन 30 के अनुसार अगर लिमिटेशन पीरियड में कोई छोटी शॉर्टर लिमिटेशन अवधि से प्रभावित मामलों के लिए सीमा अवधि क्या दी गई है। तो सेक्शन
7 साल के लिए इसके लिए टाइम पीरियड दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 31, व्हाट इज द पीरियड अलाउड फॉर द पेंडिंग सूट्स एंड अपील्स अंडर सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 में दिया गया है कि इसमें 2 बातें दी गई है कि अगर कोई जब ये 1960 पहले, इसके पहले इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 चलता था, 1908 चलता था ना, तो उसके अनुसार लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड दिया गया था। लेकिन अगर ये जो नया एक्ट आया है जो 1963 आया था, इसके पहले अगर कोई किसी सूट अपील या एप्लीकेशन के लिए जो टाइम पीरियड था वो अगर एक्सपायर हो जाता है, ये नए एक्ट के आने से पहले ही एक्सपायर हो गया और फिर नया एक्ट लगा है, तो वहां पर कोई नया सूट फाइल करने की आपको टाइम लिमिटेशन नहीं दी जाएगी। और दूसरा इसमें बोलते हैं कि ऑलरेडी जो पेंडिंग है, जो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग सूट चल रहे हैं और फिर जब नया एक्ट आया तब भी वहां पे नया सूट लाने की जरूरत नहीं है। मतलब टाइम एक्सपायर हो गया है तो नया टाइम मिलेगा नहीं नए एक्ट आने के बाद, और ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है तो भी वो पेंडिंग जो चल रहा है वो कंटिन्यू करता रहेगा, लेकिन नया सूट लाने की जरूरत नहीं। तो सेक्शन 31 इसके बारे में बोलता है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड जो दी गई वो नो फ्रेश सूट्स आर अलाउड, कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है विच एक्ट रिपील सेक्शन 28 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो सेक्शन 28 को रिपील कर दिया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो हुआ है रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1974 एक्ट के द्वारा, निरसन और संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा ये रिपील किया गया है इस एक्ट के सेक्शन 2 के द्वारा। आज के लिए इतना ही, हमारा लिमिटेशन एक्ट खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए एक्ट के साथ। थैंक यू।